Dear students, welcome to Captain Batra classes. As you all know that in our noun sequence we are studying rules. Today we will study 3 rules of noun. आज हम नाउन के 3 रूल्स पढ़ेंगे, लेकिन चूँकि बोर्ड में इतना स्पेस नहीं है कि तीनों रूल्स एक साथ लिखे जा सकें, इसलिए मैं आपको इनको ब्रेकअप में लिखूंगा इसमें और आपको समझाऊंगा। तो आइए अपने सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने रूल 6 और 7 पढ़ा था। आज हम रूल 7 और रूल 8 पढ़ेंगे। तो रूल 7, जैसा कि आप सबको मालूम है कि रूल को डिस्कस करने के पहले, उसको आपको समझाने से पहले मैं पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और उसी सिस्टम के तहत बोर्ड पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिन्हें आपको बताना है कि क्या इसमें कोई एरर है। इसके बाद हम लोग फाइनल कंक्लूजन में पहुँचेंगे कि इसमें कहाँ पर एरर है और मैं आपको ये रूल उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। तो एग्जाम्पल ये लिखा है कि माई सीजर इज़ वेरी शार्प। आप जानते हो कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, जैसे लिखा है सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, ग्लासेस, जीन्स, ट्राउजर्स, शूज, सॉक्स, शॉर्ट्स, टोंग्स और ब्रीचेस। आप देख सकते हैं कि इन सारे नाउन्स में एस लगा हुआ है, लेकिन जो एग्जाम्पल आपको दिया है उसमें पहले एग्जाम्पल में सीजर लिखा हुआ है और सीजर की मीनिंग क्या होती है? कैची। और सीजर के बाद यहाँ पर इज लिखा हुआ है, फिर दूसरे में सीजर्स और इज लिखा हुआ है और अगले एग्जाम्पल में सीजर्स और आर लिखा हुआ है। तो आपको ये समझना है, ये जितना भी चीज़ें लिखी हैं ये सभी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं और आपको ये बताना है कि इसमें कौन करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला है माय सीजर इज़ वेरी शार्प। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये कभी भी सीजर नहीं होता, हमेशा और हमेशा ये सीजर्स होगा, यानी अगर सीजर आता है तो ये गलत है। दूसरा ये है कि जब ये सीजर्स होता है तो आप इसके साथ कभी भी इज का यूज नहीं कर सकते। अब मैं रूल आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम इनसेपरेबल कहते हैं। इनसेपरेबल का मतलब क्या है कि उनके 2 पार्ट्स होते हैं, यानी वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को दिखाते हैं जिनके 2 पार्ट्स होते हैं और एक को आप दूसरे से अलग नहीं कर सकते। जैसे कि ये सीजर्स है, सीजर्स का मतलब कैंची। अब अगर आप मार्केट से कोई कैंची खरीद करके लाते हैं, कोई सीजर्स लेकर के आते हैं, तो सीजर्स के 2 पार्ट्स होते हैं और एक को आप दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अगर आपने एक पार्ट उसका निकाल दिया तो दूसरा पार्ट बेकार। और ऐसे नाउन को हम इनसेपरेबल कहते हैं। इनसेपरेबल का मतलब जिनको एक दूसरे से अलग ना किया जा सके। और ध्यान दीजिएगा, इनमें हमेशा और हमेशा एस लगा रहेगा, यानी कभी भी सीजर नहीं होगा, हमेशा सीजर्स होगा। लेकिन आप देखते हैं कि लोग सीजर बोलते हैं, सीजर्स ना बोल करके सीजर्स बोलते हैं। ऐसा ही यहाँ पर जो और एग्जाम्पल्स लिखे हैं उनके साथ भी है। जैसे लोग मार्केट से ट्राउज़र कहते हैं कि हमने ट्राउज़र खरीदा है। ट्राउज़र नहीं होता कभी भी, ये हमेशा ट्राउज़र्स होता है। क्यों? क्योंकि जो ट्राउज़र्स होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 लेग होती हैं इसमें और एक को आप दूसरे से अलग नहीं कर सकते। बहुत फैशन हम लोगों ने देखा कि फटा पुराना लो वेस्ट, लेकिन ऐसा फैशन नहीं देखा कि एक लेग हो और दूसरी लेग ना हो, यानी दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा फैशन नहीं आ सकता। तो ट्राउजर्स
के टू पार्ट्स होते हैं और एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम इनसेपरेबल कहते हैं, यानी इनके टू पार्ट्स, इनमें दो हिस्से होते हैं और एक को आप दूसरे से अलग नहीं कर सकते। नंबर वन। नंबर टू, इनमें हमेशा और हमेशा एस लगा रहेगा, यानी ये कभी भी सीजर नहीं होगा, कभी भी ट्राउजर नहीं होगा, कभी भी ये शू। इस प्रकार से इनमें हमेशा हम क्या करेंगे, एस लगा के रखेंगे। दूसरा ये है कि इनको हम कभी भी सिंगुलर में यूज नहीं कर सकते, ये हमेशा और हमेशा प्लरल में यूज होंगे। तो आपने इसमें दो चीज़ें देखी। पहला ये कि सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स ये सभी इनसेपरेबल हैं, यानी इनके टू पार्ट्स हैं और आप एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते, और ये हमेशा प्लरल में यूज होंगे, यानी हमेशा इनमें एस लगा रहेगा, जैसे ये हमेशा सीजर्स होगा। और इनके लिए जो वर्ब यूज होगी वो वर्ब हमेशा क्या होगी, प्लरल होगी। तो इस प्रकार से ये जो ऑप्शन लिखा है ये इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, माय सीजर्स आर वेरी शार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ही बॉट एक्सपेंसिव स्पेक्टेकल्स। आप देखते हैं लोग ये कहते हैं कि मेरा स्पेक्टेकल खो गया है। स्पेक्टेकल नहीं होता, बल्कि ये स्पेक्टेकल्स होता है। स्पेक्टेकल्स का मतलब क्या है? स्पेक्टेकल्स का मतलब है कि नज़र का चश्मा। और आप जानते हो कि स्पेक्टेकल्स में दो ग्लासेस होते हैं और आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक हो और दूसरा ना हो। अगर ऐसा होगा तो आप स्पेक्टेकल्स को इमेजिन ही नहीं कर सकते, यानी ये इनसेपरेबल है और इसमें हमेशा एस लगा रहेगा। ये कभी भी स्पेक्टेकल नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, स्पेक्टेकल्स होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्पेक्टेकल कोई वर्ड नहीं होता, एक वर्ड होता है। अगर हम कहें तो स्पेक्टेकल और उसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, तब हम इसको स्पेक्टेकल बोलते हैं। और स्पेक्टेकल का मतलब होता है भव्य, या इसका मतलब है शो, यानी इसकी मीनिंग है प्रदर्शनी। इसको थोड़ा और भी समझ सकते हैं, जैसे हमने कहा स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकल से ही वर्ड बनता है स्पेक्टेकुलर, और स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है भव्य यानी शानदार। तो स्पेक्टेकल एक अलग वर्ड है, लेकिन अगर चश्मे के सेंस में आप बात करोगे तो हमेशा ये क्या होगा, स्पेक्टेकल्स होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माई ट्राउजर्स आर वेरी कॉस्टली। जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये कभी भी ट्राउजर नहीं होता है, हमेशा ट्राउजर्स होता है। ट्राउजर जैसा कोई शब्द इंग्लिश की डिक्शनरी में है ही नहीं। ये वर्ड क्या होता है, ट्राउजर, ट्राउजर्स। और दूसरी बात यह है कि इसके लिए जो वर्ब आप यूज करेंगे वो हमेशा और हमेशा प्लरल होगी। कभी भी आप इसके लिए इज का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूल इसी बात पर बेस्ड है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं, इन सब की मीनिंग आपके सामने लिखी है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें हम इनसेपरेबल कहते हैं, यानी इनके टू पार्ट्स होते हैं और एक को हम दूसरे से अलग नहीं कर सकते। एक बार मैं आपको ये नाउन्स पढ़ देता हूँ। सीजर्स का मतलब है कैंची, स्पेक्टेकल्स का मतलब है नज़र का चश्मा, गॉगल्स का मतलब है धूप का चश्मा, ग्लासेस का मतलब नज़र का चश्मा और धूप का चश्मा दोनों। जीन्स तो आप जानते हो जिन्सी है। ट्राउजर्स को भी ट्राउजर्स ही हिंदी में भी कहते हैं। शूज़ मतलब जूते, सॉक्स मतलब मोजे, शॉर्ट्स का मतलब जो हम बरमूडा जैसा जो पहनते हैं, जो फुटबॉलर पहनते हैं, उसे शॉर्ट्स कहते हैं। टॉन्ग्स मतलब चिमटा और ब्रीचेस मतलब घुड़सवारी की जो पोशाक होती है, जो लोअर होता है, उसे आप ब्रीचेस कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ऐसे नाउन्स हैं
जिनको हम हमेशा प्लरल में यूज करेंगे और इनमें हमेशा एस लगा होगा। दूसरा, अगर एग्जामिनेशन में मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाता है कि माई पेयर ऑफ शूज इज वेरी नाइस। अब आपने ये पढ़ा कि शूज हमेशा प्लरल में यूज होता है, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए कि माई पेयर ऑफ शूज इज वेरी नाइस, तो आप ये सोचेंगे कि शूज के लिए हमें आर लिखना है कि शूज के लिए हमें इज लिखना है। ध्यान दीजिएगा, ये जितने नाउन्स लिखे हुए हैं इन सभी के पहले अगर आप पेयर का यूज कर लेते हैं तो अब जो आपकी वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, यानी अब ये आर नहीं होगा बल्कि ये इज होगा। मतलब पेयर ऑफ शूज इज वेरी नाइस होगा, ना कि पेयर ऑफ शूज आर वेरी नाइस होगा। तो आपको एग्जामिनेशन में ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के जल्दबाजी में ये डिसीजन नहीं लेना है कि जैसे ही आपने शूज देखा और आपने उसके साथ आर कर दिया क्योंकि शूज के साथ तो हम आर लिखते हैं, ऐसा नहीं है। अगर शूज के पहले, ट्राउजर्स के पहले, स्पेक्टिकल्स के पहले अगर हमने पेयर का यूज किया होगा तो अब ये किस में यूज होगा, अब ये सिंगुलर में जाएगा, ना कि आप इसको आप प्लरल में यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा ये इस बात को। इसके अलावा एक बात और समझने की है इसमें, अब कई बार ये विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि आखिर क्या वजह है कि अब हमने यहाँ पर शूज के बाद इज लिखा है, आर नहीं लिखा। तो इसको भी समझ लें, अगर कहीं पर हमने प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया हो, ये बात आगे आने वाले समय में आपको बहुत जगहों पर ये अप्लाई होगी और काम आएगी। अगर हमने कहीं पर प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया हो तो ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन ऑफ के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वर्ब हमेशा उसके अकॉर्डिंग होती है। यानी यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ के पहले पेयर आया हुआ है और हमारी जो वर्ब यहाँ पर इज है, सिंगुलर है, वो शूज की वजह से नहीं है बल्कि वो पेयर की वजह से है। तो यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ऑफ के पहले पेयर ये सिंगुलर आया हुआ है। अगर ऑफ के पहले कोई नाउन प्लरल आ जाए तो फिर आपकी वर्ब प्लरल होगी। तो इस प्रकार से अगर हम शूज के पहले पेयर का यूज करेंगे तो जो हमारी वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ये आपको समझना है और सही तरीके से एग्जामिनेशन में इनको हैंडल करना है। हाँ, तो चलिए अब हम लोग अगले रूल में आते हैं। मैंने आपको रूल्स 9 8 आपसे डिस्कस किया और अब रूल 9 में आपसे डिस्कस करने चल रहा हूँ। तो रूल 9 क्या है पहले वो हम लोग समझ लेते हैं, एक बर्ड्स व्यू रख लेते हैं। रूल 9 में जैसा आपके सामने लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं और उन कलेक्टिव नाउन्स में आप जानते हैं, इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो कलेक्टिव नाउन्स हैं वो जनरली सिंगुलर में यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनको हम प्लरल में भी यूज़ करते हैं और उसमें से कुछ ही आपके सामने कलेक्टिव नाउन्स लिखे हैं। ये हैं तो वास्तव में कलेक्टिव नाउन, लेकिन इनको हम यूज़ किस में करते हैं, इन्हें हम यूज़ करते हैं सिंगुलर में। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इनकी मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे पुलिस, पुलिस का मतलब है ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेबल्स, यानी सिपाहियों का जो ग्रुप है। आप जानते हैं कलेक्टिव नाउन हम ऐसे ही पढ़ते हैं, सिपाहियों का, कांस्टेबल्स का जो ग्रुप है उसे हम पुलिस कहते हैं। पीपल का मतलब है कि लोगों का जो समूह है उसे हम पीपल कहेंगे। जेंट्री मीन्स ग्रुप ऑफ जेंटलमैन, यानी सज्जन लोगों का जो समूह है। अगर आप इसकी हिंदी लिखना चाहें तो जेंट्री का मतलब होता है सज्जन वृंद। सज्जन मतलब सज्जन और वृंद मतलब समूह,
यानी जेंटलमैन का जो ग्रुप होता है उसे हम जेंट्री कहते हैं। पेजेंट्री का मतलब क्या है? पीजेंट्स। पीजेंट्स का मतलब फार्मर्स का जो ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं? पेजेंट्री। किसानों के समूह को हम पेजेंट्री कहते हैं। क्लैडगी का मतलब ग्रुप ऑफ प्रीस्ट्स, यानी पुजारियों का। पुजारियों का मतलब पुजारियों का, उलेमाओं का, पादरियों का, सभी धर्मों की बात है, उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? क्लैडगी। हालांकि बेसिकली ये यूज होता है इंग्लिश के लिए। तो जो पादरियों का समूह है उसे हम क्लैडगी कहते हैं। आर्टिलरी का मतलब है सोल्जर्स ऑन मशीन गन्स, यानी ऐसे सिपाही जो मशीन गन्स पे रह के लड़ाई करते हैं, जिसे हम हिंदी में तोपखाना कहते हैं। तो सोल्जर्स ऑन मशीन गन्स का मतलब है आर्टिलरी यानी तोपखाना। नेक्स्ट इन्फेंट्री। इन्फेंट्री मीन्स सोल्जर्स ऑन फुट। सोल्जर्स ऑन फुट का मतलब है पैदल सेना, यानी ऐसी सेना जो पैदल रहकर लड़ाई करती है उसे इन्फेंट्री कहते हैं। कैवेलरी का मतलब है सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक, यानी ऐसे सिपाही जो घोड़े की पीठ पे रह के लड़ाई करते हैं उसे हम हिंदी में कहते हैं अश्वसेना। इसकी हिंदी अश्वसेना। मेजॉरिटी को अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो इसे हम बोलते हैं बहुमत, और माइनॉरिटी का मतलब है अल्पमत। लेकिन थोड़ा इसे आपको समझना है, मेजॉरिटी का मतलब लार्ज नंबर, लेकिन अगर ये बात हम कॉन्स्टिट्यूशन के सेंस में करें तो मेजॉरिटी का मतलब होता है 1 मोर देन हाफ, यानी आधे से एक ज़्यादा जिधर होगा उसे हम मेजॉरिटी कहेंगे। और जिस साइड में फीवर नंबर्स होंगी, फीवर इन नंबर्स का मतलब है जहां संख्या कम है, उसे हम माइनॉरिटी कहते हैं। कैटल का मतलब ग्रुप ऑफ 4 फूटेड एनिमल्स, यानी चौपाइयों का जो समूह है। चौपाइयों के समूह का मतलब लॉयन, टाइगर, ये सब इसमें नहीं आते। कैटल मीन्स मवेशी, यानी जो खास करके डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो हमारे घरेलू जानवर होते हैं, उन्हें हम कैटल कहते हैं। तो कैटल मीन्स ग्रुप ऑफ 4 फूटेड एनिमल्स, यानी चौपाइयों का जो समूह है उसे हम कैटल कहते हैं। वर्मिन का मतलब ग्रुप ऑफ लोकस्ट। टिड्डियों का जो समूह होता है उसे हम वर्मिन कहते हैं। और ये जो टिड्डियों का समूह है ये करोड़ों की संख्या में चलता है, और जिस फसल पर ये बैठ गया, जिस खेत में, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इस प्रकार लोकस्ट का, टिड्डियों का जो समूह होता है उसे हम वर्मिन कहते हैं। तो आपने देखा कि ये सभी कलेक्टिव नाउन्स हैं, और ये ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनको हम हमेशा प्लरल में यूज़ करते हैं। वैसे तो कलेक्टिव नाउन्स सिंगुलर में यूज़ होते हैं, लेकिन ये ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनको हम प्लरल में यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पहला क्वेश्चन ये होता है कि कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। आप ध्यान रखोगे कि कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड नहीं होता, बल्कि ये क्या होगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, नंबर 1। नंबर 2, जहां कैटल लिखा हुआ है यहां एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाएगा कैटल्स, तो ये कभी भी कैटल्स नहीं होगा, हमेशा कैटल होता। यानी 2 चीजें हो गई, पहला तो ये कैटल्स नहीं होगा, और दूसरा इसको हम कभी भी सिंगुलर में यूज नहीं करेंगे। कलेक्टिव नाउन होने के बावजूद ये हमेशा प्लरल में यूज होगा। तो इस प्रकार से ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा लिखा, पुलिस हैव रीच्ड द क्राइम प्लेस। पुलिस का मतलब है ग्रुप ऑफ पुलिसमैन,
ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेबल्स यानी सिपाहियों के समूह को हम पुलिस कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि पुलिस के साथ हमने हैव रीच्ड यानी इसके साथ हमने प्लरल वर्ब का यूज किया। वजह क्या है कि ये एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जिसको हम प्लरल में यूज करते हैं, ना कि सिंगुलर में यूज करते हैं। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन ये होगा कि पुलिस हैज रीच्ड द क्राइम प्लेस। पुलिस के साथ कभी भी हैज नहीं होगा। ये आप नहीं कह सकते कि पुलिस इज कमिंग, आप कहेंगे कि पुलिस आर कमिंग, यानी ये हमेशा प्लरल में यूज होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जेंट्री ऑफ द टाउन यानी समाज के, कस्बे के सज्जन लोगों का समूह आर नॉट इन द फेवर ऑफ द बिल। वो इस बिल के, आप जानते हैं कोई भी कानून बनने से पहले बिल होता है, जब वो पार्लियामेंट के में पेश किया जाता है किसी भी हाउस में सदन में, तो उस समय उसे हम बिल कहते हैं और उसके बाद वो कानून बनता है। तो क्वेश्चन ये है कि जेंट्री ऑफ द टाउन यानी टाउन के सज्जन लोगों का जो समूह है वो क्या है, आर नॉट इन द फेवर ऑफ द बिल, यानी इसमें प्लरल का यूज करेंगे। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन होगा कि यहां पर इज लिखा होगा, जेंट्री ऑफ द टाउन इज नॉट इन द फेवर ऑफ द बिल। तो यहां पर जेंट्री के साथ आप क्या करेंगे, इस का यूज करें, आर का यूज करेंगे, ना कि इस का यूज करोगे। इसके पहले जो रूल हमने डिस्कस किया था, अब आप देख सकते हैं कि यहां पर ये टाउन लिखा है और टाउन के बाद हम आर लिख रहे हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर कहीं पर प्रीपोजिशन ऑफ आया होगा तो प्रीपोजिशन ऑफ के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वर्ब हमेशा उसके अकॉर्डिंग होगी। अब यहाँ जो वर्ब है वो जेंट्री के अकॉर्डिंग है, और ये बात आपको मालूम है कि यहाँ पर जो जेंट्री है वही क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये प्रीपोजिशन ऑफ के पहले आया हुआ, इसलिए जो हमारी वर्ब है वो जेंट्री के अकॉर्डिंग क्या होगी, प्लरल होगी। तो आपने देखा कि कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनका यूज हमेशा हम किस में करेंगे, जिनका यूज हमेशा हम प्लरल में यूज करेंगे। हाँ, तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट रूल में आते हैं। रूल 8 और 9 हम लोग पढ़ चुके हैं। रूल नंबर 8 में हमने ये पढ़ा था कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम इंसेपरेबल कहते हैं और वो हमेशा प्लरल में यूज़ होते हैं। उसके बाद अगले रूल में हमने ये पढ़ा कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, वो भी हमेशा प्लरल में यूज़ होते हैं। अब अगला रूल भी बिल्कुल उसी तर्ज पर वैसे ही है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनमें हमेशा एस लगा होता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनमें हमेशा एस लगा होता है और उनको हमेशा हम प्लरल में यूज़ करते हैं। जैसे असेट्स, असेट्स का मतलब है हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो हमारी चल अचल संपत्ति होती है। प्रीमाइसेस का मतलब है परिधि, रिक्वायरमेंट्स का मतलब है ज़रूरत, और रैशंस का मतलब होता है खाद्य सामग्री, आर्म्स का मतलब भिक्षा, स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कलेक्शन ऑफ डेटा। वैसे तो आप जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि सांख्यिकी यानी एक सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स का मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा ले तो, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा भी होता है, तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स की ये मीनिंग लेंगे तो। और कंटेंट्स का मतलब है अवयव, अवयव का मतलब इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स यानी जिससे कोई चीज़ मिलकर के बनती है वो उसके इंग्रेडिएंट्स, वो उसके अवयव होते हैं।
ऑर्डर्स का मतलब होता है आदेश। तो ये ऐसे नाउन्स हैं, ध्यान दीजिए, दो बातें इनमें हैं। पहली बात ये कि ये ऐसे नाउन्स हैं जिनमें हमेशा एस लगा होगा। आप देख सकते हैं असेट्स, प्रीमाइसेस, रिक्वायरमेंट्स, रेशंस, आर्म्स, स्टैटिस्टिक्स, कंटेंट्स, ऑर्डर्स, ये ऐसे नाउन्स हैं जिनमें हमेशा एस लगा हुआ है। बिना एस के इनका यूज आप नहीं कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आप देखिए कि इन सभी को हमने प्लरल में यूज किया है और यही रूल है, रूल भी यही है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनमें हमेशा एस लगा होगा और उनको हमेशा हम यूज किस में करेंगे, प्लरल में। एग्जाम्पल वन देखते हैं। एग्जाम्पल वन है आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, यानी भिखारियों को भिक्षा दी गई। अब आप देखिए ये आर्म्स लिखा हुआ, अगर हम लोग एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनता है उसकी बात करें तो एग्जामिनेशन में कभी क्वेश्चन ये आएगा कि आल्म, ना कि आर्म्स, यानी इसमें से एस निकाल दिया जाएगा। या दूसरा ये है कि जहां पर वर लिखा है वहां पर हमने वॉस कर दिया, यानी आर्म्स वॉस गिवन टू द बेगर्स। दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों मैंने आपको बताया कि ना तो ये कभी आल्म होगा और ना ही आप इसको कभी सिंगुलर में यूज करेंगे। ये हमेशा आर्म्स होगा और आप इसे यूज किस में करेंगे, प्लरल में। मतलब इसमें हमेशा एस लगा रहेगा और इसके लिए जो वर्ब यूज होगी वो प्लरल होगी, लाइक आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स हैव डिक्लेयर्ड देयर असेट्स, यानी मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स ने अपनी असेट्स को डिक्लेयर किया हुआ। अब असेट्स का मतलब क्या मैंने आपको बताया, असेट्स मीन्स होता है प्रॉपर्टी। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन होगा कि मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स हैव डिक्लेयर्ड देयर असेट, यानी असेट नहीं होगा बल्कि ये क्या है, असेट्स होगा। अब कई बार ये भी होता है कि असेट भी वर्ड है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि असेट वर्ड नहीं है, असेट वर्ड है, लेकिन ये प्रॉपर्टी के सेंस में यूज नहीं होता। असेट की अगर हम लोग अलग से बात करें तो असेट मीन्स होता है धरोहर। जैसे कोई चीज अगर आपकी किसी की याद में आपके पास पड़ी हुई है तो वो क्या है, वो आपके लिए असेट है। तो असेट्स और असेट में डिफरेंस है। कई बार लोग असेट्स के सेंस में असेट बोलने लगते हैं, कहते हैं कि आपकी क्या क्या असेट है। बैंक में जाइए तो कई बार बैंकर्स पूछते हैं कि भाई आपकी क्या असेट है, तो असेट नॉट असेट्स, क्योंकि असेट अलग वर्ड है, उसकी मीनिंग धरोहर है। और जब आप प्रॉपर्टी के सेंस में बात करते हैं कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, गाड़ी, बंगला, घर, ये सब, तो ये क्या होता है, ये असेट्स होता। ये तो बात हो गई। दूसरा ये कि अगर हम इसी को इस प्रकार से क्वेश्चन बनाएं कि असेट्स को सब्जेक्ट बना लें, जैसे अगर इसी को हम सब्जेक्ट बनाएं और ये कहें कि असेट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड, मीन्स टू से असेट्स को अगर आप सब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे अगर हम असेट्स को इधर ले लें तो ये क्या बनेगा, तब ये हो जाएगा असेट्स, और इसे कहेंगे कि असेट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप असेट्स को सब्जेक्ट के फॉर्म में लेंगे तो इसके लिए जो वर्ब होगी वो प्लरल होगी। तो दोनों बातें जो ऊपर अप्लाई हो रही थी कि असेट्स हमेशा प्लरल में यूज होगा और उसमें हमेशा एस लगा रहेगा। ये बात अलग है कि अगर आप धरोहर के सेंस में बात करें तो आप असेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशंस हैव रन आउट। अब जनरली लोग ये बोलते हैं कि हमारा राशन खत्म हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज में
राशन जैसा टर्म नहीं है, ये वर्ड होता है रेशंस। जैसे आपको जब लीव लेनी होती है, आप आके बोलते हैं कि सर हमारा राशन खत्म हो गया, तो ये गलत है। राशन नहीं खत्म हुआ बल्कि रैशंस खत्म हो गया। यू शुड से रैशंस, यानी राशन नहीं होता बल्कि ये क्या होता है, रैशंस। नंबर 1 ये हमेशा क्या होगा, रैशंस होगा। और दूसरा ये है कि इसके लिए जो वर्ब यूज होगी वो क्या होगी, वो प्लरल होगी। रैशंस हैव रन आउट का मतलब कि खाद्य सामग्री समाप्त हो गई है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि फिर भारत सरकार जो है ये राशन कार्ड क्यों इशू करती है, राशन कार्ड क्यों लिखा होता है, रेशंस कार्ड क्यों नहीं लिखा होता। तो ये अब ये इस पर डिस्कशन नहीं करना है। ग्रामर में हमेशा रेशंस होता है और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है, ये रेशंस हैव रन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर्स हैव बीन पास्ड बाय द जज, यानी जज ने ऑर्डर्स रिलीज किए हैं। तो आप ध्यान देंगे कि ये कभी भी ऑर्डर नहीं होता, हमेशा ऑर्डर्स होता है। यानी ये ऑर्डर नहीं होगा, क्या होगा, ऑर्डर्स। नंबर 1। नंबर 2 आप देख सकते हो कि ऑर्डर्स जो लिखा है उसके बाद जो वर्ब है वो प्लरल है। ऑर्डर्स हैव बीन पास्ड बाय द जज, यानी जज ने ऑर्डर्स पास किए हैं। तो ये ऑर्डर ना होकर के हमेशा ऑर्डर्स होगा और इसके लिए जो वर्ब यूज होगी वो हमेशा और हमेशा प्लरल होगी। अब अगर कोई ये क्वेश्चन करे कि अगर हम ये बोलते हैं जब कि लॉ एंड ऑर्डर, तो फिर उस समय क्या हमारा ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा है? बिल्कुल अप्लाई हो रहा है। कैसे? मैंने आपको ये बताया कि ऑर्डर्स की मीनिंग जहां पर आदेश होगी, ध्यान दीजिए, बात को पूरी तरह समझना चाहिए। जहां पर ऑर्डर्स का मतलब आदेश होगा वही की मैं बात कर रहा हूं, वहीं पर ऑर्डर्स होगा, ऑर्डर नहीं होगा। बाकी अगर हम लॉ एंड ऑर्डर के सेंस में बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर के सेंस में इसका मतलब है कानून एवं व्यवस्था। यानी ये जो ऑर्डर लिखा है इसकी मीनिंग आदेश है ही नहीं। या जब आप ये कहते हो कि इन परफेक्ट ऑर्डर, इन परफेक्ट ऑर्डर का मतलब ये है कि सही क्रम में, तो यहाँ पर जो ऑर्डर लिखा है उसका मतलब क्रम है। तो ऐसा नहीं है कि अब आपने ये रूल पढ़ लिया कि हमेशा ऑर्डर्स होता है, लॉ एंड ऑर्डर आ गया या इन परफेक्ट ऑर्डर आ गया तो आपने सोचा कि मेरा तो रूल ही गलत हो गया। ऐसा नहीं है। जहाँ पर ऑर्डर्स का मतलब आदेश होगा वहाँ पर आप इसको हमेशा ऑर्डर्स लेंगे और बाकी सेंस में आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये बात हो गई। दूसरा ही ये है कि अगर इसी को हम वर्ब के सेंस में ले लें, जैसे हमने कहा कि ही ऑर्डर्स यू, ध्यान दीजिए, ही ऑर्डर्स यू, और फिर हमने कहा कि दे ऑर्डर यू। अब यहाँ पर आप ऑर्डर्स भी लिख रहे हैं और यहाँ पर ये ऑर्डर भी लिख रहे हैं। ये दोनों ही करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि ये दोनों ही वर्ब हैं। वर्ब की बात हो रही है, ना कि नाउन की बात हो रही है। तो जब हम वर्ब की बात करेंगे तो ये ऑर्डर्स भी हो सकता है और ऑर्डर भी हो सकता है। लेकिन नाउन में भी अगर हम आदेश के सेंस में बात करेंगे उस समय ये हमेशा ऑर्डर्स होगा। बाकी सेंस में आप उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने रूल 10 में ये स्टडी किया। एक बार मैं फिर से समराइज करता हूँ कि रूल 10 में हमने ये स्टडी किया कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनमें हमेशा एस लगा होता है और उनको हमेशा और हमेशा हम प्लरल में यूज करते हैं। तो अपने इस लेक्चर में मैंने आपको रूल 8, 9 और 10 आपको डिस्कस किया, आपको बताया, और मैं ये आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी और अपने
आगे के लेक्चर्स में मैं आपको इन सब पर असाइनमेंट कराऊंगा, यानी जो मैं आपको समझा रहा हूं इन पर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। बस आपको इनको रिवाइज करते रहना है। ध्यान